कि राहें जहां तक जाएंगी राहगीर वहां तक जाएगा, कि राहें जहां तक जाएंगी राहगीर वहां तक जाएगा। तुम क्या पूछ रहे हो दरिया से कि नीर कहां तक जाएगा। अरे खींच धनु की डोर और साध निशाना मंजिल का, खींच धनु की डोर और साध निशाना मंजिल का, बाकी बाद में देखा जाएगा कि तीर कहां तक जाएगा, तीर कहां तक जाएगा। जय हिंद साथियों, मैं सतीश सेन एक बार फिर से गिरनार एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और आज मैं फिर से आपके सामने हाजिर हूं बेहतरीन 15 क्वेश्चन लेकर। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने, अदरक का तना जो मिट्टी में उगता है और खाद्य का संरक्षण करता है क्या कहलाता है। अगर अपन बात करें राइट ऑप्शन की तो इसमें हमारे पास राइट ऑप्शन रहेगा प्रकंद रहेगा। राइट ऑप्शन क्या रहेगा इसमें, प्रकंद। देखिए राइट ऑप्शन है हमारा प्रकंद। बाकी से बात करते हैं अपन बाकी ऑप्शंस की। तो पहला ऑप्शन कंद, ये एक प्रकार से तने का परिवर्तित रूप है। तने का परिवर्तित रूप है और पाया किसमें जाता है, आलू में, आलू में। सलकंद, ये देखो किसमें पाया जाएगा, लहसुन और प्याज में, लहसुन और प्याज में पाया जाता है। बात करें घनकंद की तो यह भी एक प्रकार से तने का ही परिवर्तित रूप होता है और ये पाया जाता है, एक सब्जी होती है अरबी, किसमें पाया जाता है, अरबी के अंदर। तो चारों ऑप्शन क्लियर हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए निम्नलिखित में से एक खरपतवार नाशक है। ऑप्शन ए 2,4-D, बी DDT, ऑप्शन थर्ड एल्ड्रीन और नेक्स्ट है कुनैन। तो देखिए अगर अपन बात करें राइट ऑप्शन की तो पहला ऑप्शन यानी कि ए 2,4-D बिल्कुल राइट ऑप्शन है। ये एक खरपतवार नाशक है। बाकी सारे के सारे क्या होते हैं, कीटनाशक, कीटनाशक, कीटनाशक है। और जो कुनैन है, कुनैन के पत्ते हैं, मलेरिया में भी काम में आता है, मलेरिया रोग के उपचार में काम में आता है। बात कर चलते हैं अभी अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए किसी वस्तु पर बाहरी धक्के या खिंचाव को क्या कहते हैं। किसी वस्तु पर लगने वाला धक्का या खिंचाव कहलाता है दोस्तों बल। क्या कहलाता है, बल। तो ऑप्शन हमारा राइट होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए एकदम करेक्ट है, इसको अपन कहेंगे बल। बात करते हैं अपन बाकी ऑप्शंस की तो ऑप्शन बी, बी के अंदर है घर्षण। देखिए घर्षण क्या होता है कि दो सतहों के बीच लगने वाला बल जो उनकी गति का विरोध करे, उनको गति करने से रोके। दो सतहों के मध्य लगने वाला विरोधी बल क्या कहलाता है, घर्षण कहलाता है। ऑप्शन सी के अंदर है जड़त्व। जड़त्व एक प्रकार से बल है जो किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है। वस्तु की अवस्था में परिवर्तन का विरोध। ऑप्शन डी की ओर चलते हैं। ऑप्शन डी है इसमें दाब यानी कि प्रेशर। दाब क्या होता है, देखिए इसका फॉर्मूला अपन देखते हैं। पी से व्यक्त करेंगे, अदिश राशि होती है और फॉर्मूला होता है P = F/A, यानी कि एकांक क्षेत्रफल पर या इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला बल, इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला बल क्या कहलाता है, दाब। ऐसा ही मात्रक दोस्तों इसका पास्कल होता है। तो चारों ऑप्शन हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से सोल्व कर लिए हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन कि लंबाई की न्यूनतम इकाई है, जैसा कि हमें ऑप्शन में दिया गया है। सबसे पहले देखिए माइक्रोन।
नैनोमीटर, एंगस्ट्रम और फरमीटर। तो अभी हम देखेंगे कि इसकी न्यूनतम यानी कि सबसे छोटी इकाई कौन सी होगी। अगर ऑप्शन की बात करें तो इसका राइट ऑप्शन होगा फरमीटर, राइट ऑप्शन रहेगा फर्मीमीटर, या इसको फेम्टोमीटर भी बोला जाता है। अब देखो, एक फेम्टोमीटर के अंदर 10 की घात -15 मीटर होते हैं, एक एंगस्ट्रम में 10 की घात -10 मीटर होते हैं, नैनोमीटर में 10 की घात -9 मीटर होते हैं, और माइक्रोन में या माइक्रो के अंदर 10 की घात -6 मीटर होते हैं। तो ऋणात्मक घातें अगर बढ़ती हैं तो माइनस के अंदर घातों का मान घटता जाता है। तो सबसे छोटी घात इसमें कौन सी होगी, 10 की घात -15 मीटर। तो देखिए, इसको लिखने का क्रम अपन इस प्रकार से लिख सकते हैं, 10 की घात -15 मीटर, 10 की घात -10 मीटर, 10 की घात -9 मीटर, 10 की घात -6 मीटर। तो इनमें से सबसे बड़ी घात कौन सी होगी, 10 की घात -6 मीटर होगी, और सबसे छोटी घात क्या होने वाली इसमें, 10 की घात -15 मीटर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, दांतों का इनेमेल बना होता है। तो दांतों का इनेमेल, देखिए इसका राइट ऑप्शन हमारे पास क्या होगा, कैल्शियम फास्फेट। क्या होगा, कैल्शियम फास्फेट इसका राइट आंसर है। और नाइट्रेट है जो इनेमेल से संबंधित नहीं है, संबंधित नहीं है बिल्कुल। पोटेशियम भी संबंधित इससे नहीं होता है, और ये उपयुक्त सभी बिल्कुल नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, कैल्शियम फास्फेट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा न ही तो तत्व है और न ही मिश्रण है। देखिए, अपन बात करें यदि ग्लूकोज की, तो ग्लूकोज न ही तो तत्व है और न ही कोई मिश्रण होता है, बल्कि ग्लूकोज एक यौगिक होता है। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा इसमें, ग्लूकोज। राइट ऑप्शन क्या रहेगा, ग्लूकोज। चलो बाकी ऑप्शन को भी डिस्कस करते हैं। देखिए, हवा, हवा एक गैसों का मिश्रण होती है, गैसों का मिश्रण, मिक्सचर ऑफ गैसेज, गैसों का मिश्रण होती है। सोना, सोना एक तत्व होता है। बात करें बारूद, तो बारूद भी एक मिश्रण होता है, बारूद भी क्या होता है, एक मिश्रण होता है। तो राइट ऑप्शन हमारे पास रहेगा ग्लूकोज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन, कि तंबाकू में पाए जाने वाला रसायन है। तो तंबाकू के अंदर जो नशीला जो रसायन होता है वो होता है निकोटीन, ये होता है निकोटीन। राइट ऑप्शन क्या रहेगा, निकोटीन। चलो बाकी ऑप्शंस को अपन देखते हैं। सल्फर बिल्कुल तंबाकू में नहीं पाया जाता है, संबंधित नहीं है, इससे संबंधित नहीं है। सिलिका, यह सिलिकॉन और ऑक्सीजन का क्या है, मिश्रण होता है। आयोडीन, ये शरीर के लिए आवश्यक तत्व होता है, मानव शरीर के लिए आवश्यक तत्व या पोषक तत्व होता है। ठीक है, तो चारों ऑप्शन क्लियर होते हैं हमारे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है कि चट्टान पर उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं। राइट ऑप्शन की अगर अपन बात करें तो चट्टान पर उगने वाले पौधे कहलाते हैं शैलोदभिद, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होने वाला है, शैलोदभिद। बाकी ऑप्शंस की अगर हम बात करें तो देखिए, हाँ भाई, अधिपादप जो दूसरे पौधों के सहारे, जो दूसरे पौधों के सहारे बढ़ता है या उन पर निर्भर करता है, जो दूसरे पौधों के सहारे बढ़ता है। लवणोद्भिद, लवणीय मिट्टी या जल में उगने वाले पौधे, लवणीय जल या मिट्टी, लवणीय जल या मिट्टी में उगने वाले पौधे। मरुद्भिद, मरुस्थल में उगने वाले, मरुस्थल में उगने वाले पादप मरुद्भिद कहलाते हैं। क्वेश्चन 23 का हमारे पास राइट ऑप्शन क्या होगा, शैलोदभिद।
ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये देखिए स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन है कि मीना माता रोग का कारण क्या है। तो देखिए अगर अपन बात करें राइट ऑप्शंस की, तो मीना माता रोग का कारण होता है पारा। सही उत्तर हमारे पास क्या होगा, पारा। ये देखो राइट ऑप्शन क्या रहेगा, पारा। ठीक है, देखिए पारे के संपर्क में आने से इस प्रकार का एक मीना माता नाम का एक रोग हो सकता है। कैडमियम 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 के संपर्क से एक इटाई इटाई रोग हो जाता है। इटाई इटाई नामक रोग हो जाता है। जस्ता जस्ते की यदि अपन बात करें तो जस्ता हमारे शरीर के लिए एक आवश्यक पोषक तत्व होता है। आवश्यक जस्ता हमारे शरीर के लिए आवश्यक पोषक तत्व होता है। सीसा शीशे की विषाक्तता के कारण, शीशे की विषाक्तता से हमारा जो तंत्रिका तंत्र है, तंत्रिका तंत्र यह प्रभावित तो होता है। शीशे का क्या मिसयूज होता है या क्या इसकी हानि होती है कि इसकी विषाक्तता से हमारा तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है, यानी कि नर्वस सिस्टम को इफेक्ट डालता है शीशा। ठीक है, राइट ऑप्शन क्या रहेगा, पारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्री जल को शुद्ध जल में किस प्रक्रिया द्वारा बदला जा सकता है, यानी समुद्री जल से शुद्ध जल किस प्रकार अपन प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके अंदर अपन बात करते हैं आसवन विधि की। हमारे पास राइट ऑप्शन रहेगा, हमारे पास राइट ऑप्शन क्या रहेगा, आसवन विधि। आसवन विधि की सहायता से हम समुद्री जल को शुद्ध जल में बदल सकते हैं। बात करें यदि अपन बाकी के ऑप्शंस की, देखिए आसवन विधि में अपन क्या करते हैं। आसवन विधि में सबसे पहले जल की वाष्प बनाई जाती है, जल की वाष्प बनाई जाती है, फिर उसे संघनित किया जाता है, यानी वाष्प को ठंडा किया जाता है। यह होता है इसका आसवन विधि। उत्क्रम प्रासरण में क्या किया जाता है, उत्क्रम प्रासरण के अंदर किसी खारे जल या लवण युक्त जल को, खारे जल से लवण को हटाया जाता है, खारे जल से लवण को हटाया जाता है। प्रभाजी आसवन, प्रभाजी आसवन कब काम में लाई जाती है विधि, जब अलग अलग क्वथनांक के बहुत सारे मिश्रण हो हमारे पास, तो उनको हम जब गर्म करते हैं तो जैसे जैसे वो अपने क्वथनांक पॉइंट पर पहुंचते हैं, जैसे जैसे उस पदार्थ से मिश्रण में से अलग होते रहते हैं। तो इसको अपन कैसे लिखेंगे कि अलग अलग क्वथनांक वाले अलग अलग क्वथनांक वाले पदार्थों के मिश्रण के लिए उपयोगी है। दूसरी संघनन विधि, बिल्कुल इसमें अकेली संघनन विधि की सहायता से अपन समुद्री जल को शुद्ध नहीं कर सकते हैं। ठीक है, पहले इसको वाष्प में बदलना जाता है। तो संघनन विधि में क्या किया जाता है कि वाष्प को ठंडा किया जाता है, वाष्प को ठंडा किया जाता है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। सफेद कीट किसका कवक जनित रोग है। अगर बात करें सही उत्तर की तो इसका राइट ऑप्शन होगा सरसों का, सरसों का। ठीक है, तो सरसों का एक कवक जनित रोग होता है सफेद कीट। बात करें अपन गेहूं में तो इसके अंदर होता है रतुआ, रतुआ। बात करें अपन चावल में तो चावल के अंदर रोग होता है ब्लास्ट, क्या होता है, ब्लास्ट। बात करें बाजरे की तो इसके अंदर होता है अरकंद, बाजरे में होता है कौन सा, अरकंद नाम का रोग होता है। ठीक है दोस्तों, चार ऑप्शन क्लियर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से आनुवांशिक इकाई क्या है। जेनेटिक्स की जो यूनिट है वो क्या रहेगी। अगर बात करें राइट ऑप्शंस की तो हमारे पास सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, यानी कि जीन। ऑप्शन ए यानी कि जीन। यदि बात करें अपन बाकी ऑप्शंस की तो देखिए क्या होता है, डीएनए।
ये क्या होता है? डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, यह है क्या होती है? आनुवांशिक की भी ये एक इकाई के रूप में जानी जाती है। आरएनए, आरएनए क्या होता है? राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। राइबोज होता है, आरएनए होता है राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। दूसरा, ये प्रोटीन संश्लेषण का कार्य भी करता है। प्रोटीन संश्लेषण, राइबोज प्रोटीन संश्लेषण का कार्य भी करता है। बात करते हैं अपन गुणसूत्र की, तो गुणसूत्र क्या होता है? ये होता है इसमें डीएनए प्लस प्रोटीन, डीएनए प्लस प्रोटीन होता है। ठीक है, ऑप्शंस क्लियर हैं? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि तरंगों में निम्न में से कौन सी घटना घटित नहीं हो सकती? देखिए, इसमें 3 ऑप्शन ऐसे हैं जो ध्वनि और प्रकाश तरंगे दोनों के अंदर घटित हो सकती हैं, लेकिन हमारे पास ऑप्शन है दुर्वर्ण, यानी कि इसको अपन बोलते हैं पोलराइजेशन। दुर्वर्ण की जो घटना होती है बिल्कुल ध्वनि तरंगों में नहीं हो सकती, क्योंकि ध्वनि तरंगे होती हैं कैसी? अनुदैर्ध्य तरंगे। ध्वनि तरंगे होती हैं अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं, और दुर्वर्ण की घटना होती है अनुप्रस्थ तरंगों में, यानी कि प्रकाश तरंगों में। बात करते हैं अपन परावर्तन की, तो प्रकाश का वापस उसी माध्यम में लौटना, वापस उसी माध्यम में लौटना क्या कहलाएगा? परावर्तन, यानी कि रिफ्लेक्शन बोलते हैं इसको। विवर्तन, प्रकाश का किसी अवरोध से टकराकर मुड़ जाना, किसी अवरोध से मुड़ जाना, टकराकर मुड़ना क्या कहलाता है? विवर्तन। व्यतिकरण, प्रकाश का या ध्वनि का माध्यम के किन्हीं बिंदुओं पर मिल जाना, माध्यम के बिंदुओं पर मिल जाना या अध्यारोपित हो जाना, अध्यारोपित हो जाना। प्रकाश का या ध्वनि का माध्यम के किन्हीं बिंदुओं पर मिल जाना, जुड़ जाना या अध्यारोपित हो जाना क्या कहलाएगा? व्यतिकरण। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये देखिए, एनीमोमीटर से मापी जाती है। एनीमोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से अपन माप सकते हैं वायु की चाल, यानी हवा की गति या वायु की गति को मापने के काम में आता है एनीमोमीटर। तो राइट ऑप्शन हमारे पास क्या रहेगा? वायु की चाल, वायु की चाल। बाकी ऑप्शन को यदि अपन देखें तो देखिए, वायु की आर्द्रता, इसके लिए कौन सा यंत्र होता है? हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, जिससे अपन मापते हैं वायु की आर्द्रता। नेक्स्ट ऑप्शन है समुद्र तल से ऊंचाई, ये मापते हैं दोस्तों अपन अल्टीमीटर से, एक उपकरण होता है अल्टीमीटर। बात करें समुद्र की गहराई, तो समुद्र की गहराई मापने के लिए हमारे पास उपकरण होता है सोनोमीटर, सोनोमीटर। ठीक है, तो 4 ऑप्शन हमारे क्लियर होते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये देखिए, कोयले की खानों में प्राय विस्फोट करने वाली कौन सी गैस है? देखिए दोस्तों, अगर अपन बात करें हाइड्रोजन की, तो यह भी कैसी गैस है? ज्वलनशील गैस है। कार्बन मोनोऑक्साइड, ये कैसी गैस है? जहरीली गैस है, विषैली गैस है, जहरीली गैस। CO2, बिल्कुल ये भी ज्वलनशील गैस होती है, ज्वलनशील गैस होती है। अब ऑप्शन है हमारे पास 4, CH4 यानी कि मीथेन। इसका नाम क्या होता है दोस्तों? मीथेन। बिल्कुल ये क्या होती है? एक प्रकार से विस्फोट करने के लिए उत्तरदायी होती है। ये जैसे ही हवा के संपर्क में आती है थोड़ी सी, तो CH4 यानी मीथेन गैस क्या कर देती है? विस्फोट करती है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको बेहतरीन 15 क्वेश्चन बहुत पसंद आए होंगे। अगर यदि आपको क्वेश्चन पसंद आते हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।